हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद और अध्याय 3 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने पीछे के वीडियो में अध्याय 1 के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम अध्याय 2 और 3 में कितने धारा हैं और उनका उद्देश्य क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अध्याय 2 में हम उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण परिषद में धारा 3 है। हमने धारा 1 और धारा 2 के बारे में अध्याय 1 में पढ़ा है। आज हम अध्याय 2 में धारा 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बताया गया है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में 2 बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु है केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए केंद्रीय परिषद के नाम से ज्ञात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित कर सकेगी। धारा 3 का पहला पॉइंट है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए केंद्रीय परिषद के नाम से ज्ञात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित कर सकेगी। कोई भी अगर केंद्र सरकार है वो अधिसूचना देगा और अधिसूचना में वो तारीख निर्णय करेगा और तारीख के अनुसार ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद अपने कार्य को या जो तारीख दिया गया है उसी कार्य के हिसाब से अपना परिषद को स्थापित कर सकता है। इसमें दूसरा पॉइंट बताया गया है केंद्रीय परिषद एक सलाहकार परिषद होगी। जो केंद्रीय परिषद बनाया जाएगा वो सलाहकार परिषद माना जाएगा क्योंकि वो सभी की सलाह से चलेगा और यह निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो केंद्रीय परिषद में बहुत सारे सदस्य मिलकर बनाएंगे केंद्रीय परिषद को। तो कौन कौन से सदस्य उसमें शामिल होंगे उसके बारे में बताया गया है। क में केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी मंत्री जो अध्यक्ष होगा। तो इसके सदस्य कौन होंगे? तो केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी मंत्री। केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी कौन होता है? मंत्री होता है। और वो क्या होना चाहिए? वो अध्यक्ष होना चाहिए। ये सदस्य इसमें काम करेंगे। दूसरा, ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने शासकीय या गैर शासकीय सदस्य जो विहित किए जाएं। जो व्यक्ति उस नियम को या उस परिषद को मानेगा, चाहे वो शासकीय हो चाहे वो गैर शासकीय हो, उन सारे सदस्यों को इसमें रखा जाएगा। हमारा धारा 4 है। धारा 4 में हम केंद्रीय परिषद की बैठकों की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो केंद्रीय परिषद की बैठकों की प्रक्रिया, इसमें हमारा पहला पॉइंट है केंद्रीय परिषद की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी किंतु प्रत्येक वर्ष में परिदृश्य की कम से कम एक बैठक की जाए। तो केंद्रीय परिषद की बैठक को आवश्यकता अनुसार किया जाता है, अधिक से अधिक नहीं किया जाता है। जिस टाइम आवश्यकता होती है उसी टाइम केंद्रीय परिषद की बैठक की जाती है और इस बैठक में परिषद्री की कम से कम एक बैठक की जाती है। कम से कम इसमें एक बैठक तो होता ही है। दूसरा पॉइंट दिया गया है इसमें कि केंद्रीय परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारोबार के समव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो विहित की जाए। तो केंद्रीय परिषद की बैठक ऐसे समय पर किया जाता है और ऐसे स्थान पर किया जाता है जो अध्यक्ष ठीक समझे। उसमें अध्यक्ष बनाया जाता है, वह अध्यक्ष निर्णय करता है कि कौन से स्थान पर बैठक किया जाएगा और कब किया जाएगा और वह अपने कारोबार के समव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो विहित किया जाए। और अगर अध्यक्ष नियम बनाता है कि ये जो कारोबार है और इसी कारोबार के हिसाब से ही उस प्रक्रिया को बनाना है, तो उसी के हिसाब से ही उस प्रक्रिया को बनाया जाता है, उस नियम को बनाया जाता है। अब हम धारा 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 5 में केंद्रीय परिषद के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। तो केंद्रीय परिषद के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? केंद्रीय परिषद का उद्देश्य इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देना होता है।
तो केंद्रीय परिषद के उद्देश्य होते हैं कि केंद्रीय परिषद का उद्देश्य इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकार, जो उपभोक्ता होते हैं उनके अधिकारों, उनके संवर्धन और उनके संरक्षण पर सलाह देने का कार्य होता है। तो केंद्रीय परिषद ये अपना उद्देश्य देते हैं कि उपभोक्ता का उनको अधिकार मिल सके, वो अपना संवर्धन कर सके और संरक्षण उनका हो सके। ये सारे सलाह कौन देता है? तो केंद्रीय परिषद देता है। उसी प्रकार हमारा धारा 6वां है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में हमारा पहला पॉइंट है, प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य परिषद के नाम से ज्ञात एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी। तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में हमारा पहला पॉइंट बताया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार, पूरे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य परिषद के नाम से ज्ञात एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी। तो इसमें प्रत्येक राज्य सरकार, इसमें जो अधिसूचना बनाया गया है, जो तारीख निर्णय किया गया है, वो सारे नियमों को वो पालन करेगी और पालन करने के हिसाब से राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी। हमारा दूसरा पॉइंट है राज्य परिषद एक सलाहकार परिषद होगा और यह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो आज हम और इसके बारे में और हम पढ़ लेते हैं। अभी हमारा जो आगे धारा 3 था, नहीं धारा 2 था, उसमें हमने पढ़ा था। उसी प्रकार से आज हम धारा 6 में भी इसको भी पढ़ेंगे। तो धारा 6 का दूसरा का है कि राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी कौन होना चाहिए? मंत्री होना चाहिए, और मंत्री जो अध्यक्ष बनाया होगा वही होना चाहिए। उसी प्रकार ख में बताया है ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने शासकीय या गैर शासकीय सदस्य जो विहित किए जाएं। इसमें शासकीय और गैर शासकीय सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा का ग है 10 से अधिक उतने शासकीय या गैर शासकीय सदस्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएं। 10 से अनधिक मतलब 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। उतने गैर शासकीय और शासकीय सदस्य हो सकते हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए। केंद्र सरकार उनका नाम बताएगा कि ये सदस्य इसमें शामिल है, तो वही सदस्य उसमें शामिल हो सकता है। उसी प्रकार हमारा तीसरा पॉइंट है राज्य परिषद की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी, किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद की कम से कम 2 बैठक की जाएगी। राज्य परिषद की जो बैठक होती है वो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ऐसे बीच बीच में ये बैठक नहीं करवाया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार इस बैठक को करवाया जाता है। और कम से कम ये जो बैठक है वो वर्ष में परिषद की कम से कम 2 बैठक करवानी होती है। एक वर्ष में कम से कम परिषद की 2 बैठक होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा राज्य परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जो अध्यक्ष ही समझे और वह अपने कारोबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो विहित की जाए। तो ये जो बैठक है उसका समय और उसका स्थान कौन निर्णय करता है? तो अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष ही इसमें बनाया जाता है और अध्यक्ष निर्णय करता है कि समय और स्थान कौन सा होगा, और अपने कारोबार के हिसाब से वो सभी प्रक्रियाओं को पालन करता है और विहित करता है और दूसरों को भी पालन करना पड़ता है। अब हम धारा 7 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 7 में बताया गया है कि राज्य परिषद के उद्देश्य। धारा 7 में हम राज्य परिषद के उद्देश्य पढ़ेंगे। तो राज्य परिषद के उद्देश्य होते हैं प्रत्येक राज्य परिषद के उद्देश्य राज्य के भीतर इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में सलाह देना होता है। जिस प्रकार से जिला का परिषद उद्देश्य बताया गया है उसी प्रकार से राज्य परिषद के उद्देश्य होते हैं कि प्रत्येक राज्य परिषद के उद्देश्य राज्य के भीतर जितना भी परिषद है उनका उद्देश्य कहाँ होना चाहिए? तो राज्य के भीतर होना चाहिए और इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता के अधिकारों, संवर्धन और संरक्षण के संबंध में सलाह देना चाहिए।
उसी प्रकार हमारा धारा 8 है। धारा 8 में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के बारे में बताया गया है। तो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में हमारा पहला बिंदु है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में ऐसी तारीख से जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिला परिषद के नाम से ज्ञात एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करेगी। हमारा दूसरा पॉइंट है, जिला परिषद एक सलाहकार परिषद होगी और वह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो क है जिला कलेक्टर जो उसका अध्यक्ष होगा। तो जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया जाता है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो व्यक्ति, लेकिन उसे अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन वो जिला कलेक्टर होना चाहिए। ख दिया है, ऐसे हितों के प्रतिनिधि करने वाले उतने शासकीय या गैर शासकीय सदस्य जो विहित किए जाएं, इनको भी इसमें शामिल किया जाता है। हमारा धारा 9 है, जिला परिषद के उद्देश्य। हमने राज्य परिषद के उद्देश्य के बारे में देखा, अब हम जिला परिषद के उद्देश्य के बारे में देखेंगे। तो जिला परिषद में बताया गया है, प्रत्येक जिला परिषद का उद्देश्य जिले के भीतर, वो राज्य के भीतर होना चाहिए, राज्य परिषद में राज्य के भीतर होना चाहिए और जिले परिषद में जिले के भीतर होना चाहिए। इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देना होगा। अध्याय 3 है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। अब हम अध्याय 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें धारा 10 देखेंगे। धारा 10 में दिया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो इसका पहला टॉपिक है, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा देखेंगे तो क्या दिया इसमें, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विषयों। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना बनाया गया है, उसमें कब में बताया है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विषयों पर इस नियम को बनाया गया है। और दूसरा ख दिया इसमें कि इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन करने के लिए गठन करेगी। ये सारे अधिसूचना इसमें दिया गया है। दूसरा अधिसूचना है, केंद्रीय प्राधिकरण एक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। केंद्रीय प्राधिकरण एक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। हमारा तीसरा इसमें पॉइंट है, केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में होगा। तो केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ होना चाहिए, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में होना चाहिए। अब हम धारा 11 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 11 में मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की अहर्ताएँ, भर्ती की पद्धति आदि के बारे में बताया गया है। धारा 11 में मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की अहर्ताएँ, भर्ती की पद्धति आदि के बारे में इसमें बताया गया है। तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अहर्ताओं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाने और सेवा के अन्य निबंध और शर्तों का वो उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी। तो ये सारे नियम मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की अहर्ताएँ, भर्ती की पद्धति में बनाया जाता है। कौन कौन सा नियम, तो इसमें बताया गया है, अहर्ताएँ, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि और वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाने और सेवा के अन्य निबंध और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी। तो धारा 11 के अनुसार ये सारे नियमों को बनाया जाता है। अब हम धारा 14 के बारे में पढ़ेंगे, केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया। तो केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया में बताया गया है, पहला पॉइंट, केंद्रीय प्राधिकरण अपने कारोबार के समव्यवहार और मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के बीच कारोबार के आवंटन को नियमित करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। तो
धारा 14 में हमारा पहला पॉइंट बताया गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण अपने कारोबार के समव्यवहार, जो केंद्रीय प्राधिकरण होता है वो अपने कारोबार के समव्यवहार और मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के बीच कारोबार के आवंटन को विनियमित करेगा, नियम बनाएगा और उसको विनियमित भी करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। उसमें जो नियम बनाया जाएगा उसका अनुसरण उनको करना पड़ेगा और विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। हमारा दूसरा पॉइंट है, मुख्य आयुक्त के पास केंद्रीय प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के संबंध में साधारण अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की शक्तियाँ होगी। तो पॉइंट दूसरा में बताया गया है कि मुख्य आयुक्त के पास केंद्रीय प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के संबंध में साधारण अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की शक्तियाँ होगी। इसमें नोट दिया गया है फ्रेंड, तो ये नोट आप नोट करके रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट हैं, तो इसको आप नोट करके रखिए। इसमें बताया गया है कि परंतु मुख्य आयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक विषयों से संबंधित अपनी ऐसी शक्तियों को किसी आयुक्त या केंद्रीय प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को प्रायोजित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो नोट में बताया गया है कि मुख्य आयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक विषयों को, जो केंद्रीय प्राधिकरण होता है उनका प्रशासनिक विषय होता है, उससे संबंधित अपनी ऐसी शक्तियों को किसी आयुक्त, जिसके अंतर्गत किसी प्रादेशिक कार्यालय का आयुक्त भी होता है, किसी आयुक्त या केंद्रीय प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्योजित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। अगर केंद्रीय आयुक्त को वो बातें अगर अच्छा लगता है तो उसके लिए वो अधिकार बना सकता है और वो उसे अच्छा लगे तभी उस अधिकार को वो बनाएगा, इसमें बताया गया है। उसी प्रकार हमारा धारा 16 है जिला कलेक्टर की शक्ति। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हर जिले में एक कलेक्टर होना अनिवार्य है। तो जिला कलेक्टर की शक्ति क्या होती है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो देखिए जिला कलेक्टर की शक्तियों के बारे में। जिला कलेक्टर चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिला कलेक्टर किसी भी नाम का हो, जिला कलेक्टर किसी परिवार या केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर अपनी अधिकारिता के भीतर एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में परिवादी या उल्लंघन की उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विषयों की अनुचित व्यापार व्यवहारों और मिथ्या का भ्रामक विज्ञापनों की जांच करेगा या अन्वेषण करेगा और अपनी रिपोर्ट को यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। तो हम धारा 16 में जिला कलेक्टर की शक्ति के बारे में जानेंगे। तो जिला कलेक्टर किसी परिवार या केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर अगर उनको कोई निर्देश मिलता है तो अपनी अधिकारिता के भीतर वो अपने अधिकार के अनुसार एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में वो एक वर्ग बनाया रहता है, उसके रूप में वो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में परिवादों या उल्लंघन की उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विषयों की अनुचित व्यापार व्यवहार और मिथ्या का भ्रामक विज्ञापनों की जांच करेगा या अन्वेषण करेगा और अपनी रिपोर्ट को यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। तो इसमें जो जिला कलेक्टर होता है वो अपने अधिकार के हिसाब से उपभोक्ता के लिए एक वर्ग बनाएगा और उसमें नियम कानून वो अपने हिसाब से बनाता है और अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है या परिवाद करता है तो उसके लिए उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में संबंधित विषयों की अनुचित व्यापार व्यवहार और मिथ्या का भ्रामक विज्ञापनों की जांच वो करेगा। जांच करने के बाद उनका अन्वेषण करेगा और अन्वेषण करने के बाद उनका एक रिपोर्ट बनाकर यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को वो प्रस्तुत करता है। तो ये सारे काम जिला कलेक्टर का होता है, उनको ये शक्ति दी जाती है, अधिकार दिया जाता है। अब हम धारा 17 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 17 में प्राधिकारियों को शिकायतें।
तो धारा 17 में हम प्राधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं। धारा 17 के अनुसार इसमें बताया गया है कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यवहारों या मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों को एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है के संबंध में शिकायत को लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक ढंग से किसी एक प्राधिकारी को अर्थात जिला कलेक्टर को या आयुक्त, प्रादेशिक कार्यालय या केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेसित किया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई उपभोक्ता है, उनके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ उल्लंघन किया जाता है या उनके साथ मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए उनको प्रेषित किया जाता है, तो वो अपनी शिकायतों को लिखित रूप में भी शिकायत कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भी शिकायत कर सकता है और अपने शिकायत को किसी एक प्राधिकरण को अर्थात या तो वो जिला कलेक्टर को दे सकता है या आयुक्त को भी दे सकता है, प्रादेशिक कार्यालय में भी अपने अपील कर सकता है या केंद्रीय प्राधिकरण के पास भी अग्रेसित किया जा सकता है। तो ये सारे काम वो धारा 17 के अनुसार ही कर सकता है। अब हम धारा 21 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 21 में केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश तथा शास्ति जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो धारा 21 में केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश तथा शास्ति जारी करने की शक्ति दिया गया है। तो इसका पहला पॉइंट है, जहां अन्वेषण के पश्चात केंद्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कोई विज्ञापन मिथ्या या भ्रामक है और किसी उपभोक्ता के हित के प्रतिकूल है या उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में है, तो वह आदेश द्वारा यथास्थिति संबंधित व्यापारी या विनिमिता या पृष्ठांक या विज्ञापनकर्ता या प्रकाशक को ऐसे विज्ञापन को बंद करने के लिए उसे ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए उपरांतित करने का निर्देश दे सकेगा। तो हम धारा 21 में जानेंगे कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश दिया जाता है तो उसकी शास्ति का जांच करने की शक्ति उनमें होता है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसे जहां अन्वेषण के पश्चात केंद्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कोई विज्ञापन मिथ्या या भ्रामक है और किसी उपभोक्ता के हित के प्रतिकूल है, कोई भी विज्ञापन दिया जाता है या मिथ्या है या भ्रामक रूप से उपभोक्ता के हित के लिए दिया जाता है और वो प्रतिकूल होता है, तो वह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन में है और वह आदेश द्वारा यथाशक्ति वो उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन में होता है ये सारे बातें, तो वो अपने आदेश के हिसाब से यथाशक्ति संबंधित व्यापारी या विनिर्माता, पृष्ठांक या विज्ञापनकर्ता या प्रकाशक को ऐसे विज्ञापन को बंद करने के लिए या उसे ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए उपरांतित करने का निर्देश दे सकता है। वो ये सारे निर्देशों को बंद करने का आदेश दे सकता है अगर उस उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन में वो बातें लिखा गया हो। तो ये सारे चीज़ों को वो जाकर बोल सकता है कि ये जो चीज़ें आपने लिखा है वो सही नहीं है, तो उनको बंद किया जा सकता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट बताया है कि विनिर्माता या पृष्ठांक पर कोई शक्ति आरोपित कर सकेगा जो 10 लाख रुपए तक हो सकेगी। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि विनिर्माता या पृष्ठांक पर कोई शक्ति अधिरोपित कर सकेगा, कोई भी अधिशक्ति इसमें आरोपित कर सकता है और वो कितने रुपए तक होना चाहिए, तो 10 लाख रुपए तक वो हो सकता है। इसमें नोट बताया गया है फ्रेंड, इस नोट को आप नोट करके रखिए। परंतु केंद्रीय प्राधिकरण विनिर्माता या पृष्ठांक द्वारा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में शक्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 50 लाख रुपए तक हो सकेगी। इसमें नोट बताया गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण विनिर्माता या पृष्ठांक या प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में सस्ती अधिरोपित कर सकेगा। जो सस्ती होता है वो अपना अधिरोपित कर सकता है और उसमें 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 21 का तीसरा पॉइंट, मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के पृष्ठांक को किसी उत्पाद या सेवा का पृष्ठांकन करने से ऐसी अवधि के लिए जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी प्रसिद्धि कर सकेगा।
तो हमारा धारा 21 का तीसरा पॉइंट है कि मिथ्या या जो भ्रामक विज्ञापन के पृष्ठांक को किसी उत्पाद या सेवा का पृष्ठांकन करने से ऐसी अवधि के लिए जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी प्रसिद्धि कर सकेगा। इसमें नोट बताया गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए ऐसे पृष्ठांक को किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में ऐसी अवधि के लिए पृष्ठांकन करने से प्रसिद्धि कर सकेगा जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। इसमें सिर्फ वो पृष्ठांकन के लिए प्रसिद्धि कर सकेगा जो कितने वर्ष के लिए होना चाहिए, सिर्फ 3 वर्ष के लिए होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने उसमें पढ़ा कि कितने रुपए तक का होना चाहिए, तो कम से कम 40 नहीं, कम से कम हमने पहला और दूसरा पॉइंट धारा 21 में पढ़ा था फ्रेंड कि वो अगर चाहे तो 10 लाख रुपए भी जुर्माना लगा सकता है और 50 लाख रुपए भी जुर्माना लगा सकता है करके। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि अगर वो चाहे तो उसे 3 वर्ष तक की हो सकती है। तो क्या हो सकती है, तो 3 वर्ष तक का उसको कारावास भी भेजा जा सकता है। अगर वो ये सारे बातों को अगर सही ढंग से वो नहीं बता पाता है किसी को कि मैंने उसके बारे में ये सारी बातें लिखा है, तो उसको 3 वर्ष तक भी हो सकता है कारावास। अब हमारा चौथा पॉइंट है कि जहां केंद्रीय प्राधिकरण का अन्वेषण करने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशक या ऐसे प्रकाशन में पक्षकार पाया जाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को शास्ति आरोपित कर सकेगा जो 10 लाख रुपए तक हो सकेगी। अगर व्यक्ति का कोई विरोध करता है और वो विरोध सही पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति पर शास्ति आरोपित कर सकेगा और उनको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। अब हम धारा 22 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 22 में तलाशी और अधिग्रहण के बारे में दिया गया है। तो तलाशी और अधिग्रहण में पहला पॉइंट है धारा 19 की उपधारा। धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन आरंभिक जांच करने के पश्चात कोई अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार या कोई मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कारित किया है, तो इनके लिए और बहुत सारे पॉइंट बनाया गया है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके लिए वो विज्ञापन करता है या मिथ्या करता है, तो वो कलेक्टर के पास विश्वास करने का कोई कारण है किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है या कोई अनुचित व्यापार किया है या मिथ्या किया है या भ्रामक विज्ञापन कारित किया है, तो इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो वो नियम है फ्रेंड, पहला कह दिया है कि किसी युक्ति युक्त समय पर ऐसे परिसर में दाखिल होगा और किसी दस्तावेज या अभिलेख या चीज़ या साक्ष्य के किसी अन्य रूप के लिए तलाशी करेगा और ऐसे दस्तावेज अभिलेख चीज़ या ऐसे साक्ष्य को अभिग्रहण करेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के बारे में शिकायत करता है तो वह अपनी बातों कलेक्टर के पास रख सकता है और रखने के बाद वह अपने बारे में बता सकता है। किसी युक्त समय पर ऐसे परिसर में दाखिल होगा और किसी दस्तावेज या अभिलेख या चीज़ या साक्ष्य के किसी अन्य रूप के लिए तलाशी करेगा और ऐसे दस्तावेज अभिलेख चीज़ या ऐसे साक्ष्य को अभिग्रहण करेगा। हमारे का पॉइंट में इसको बताया गया है और खा पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे अभिलेख या चीज़ को नोट करेगा या उसकी सूची बनाएगा। कोई भी चीज़ अगर उसके लिए सही ठहरा जाता है तो उसको वहाँ पर नोट किया जाता है और उसके लिए सूची बनाया जाता है। पॉइंट ग में बताया गया है कि किसी व्यक्ति से किसी अभिलेख रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या चीज़ को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। पॉइंट ग में बताया गया है कि मान लीजिए उस व्यक्ति के बारे में कोई नोट पता चलता है तो उसको अभिलेख में लिखकर, रजिस्टर में लिखकर या अन्य दस्तावेज या चीज़ को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। तो ये सारे धारा 21 में बताया गया है। अब हम धारा 24 के बारे में पढ़ेंगे। धारा 24 में अपील के बारे में कहा गया है।
तो अब हम अपील के बारे में जानेंगे। धारा 20 और धारा 21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा। तो जो हमने धारा 20 और धारा 21 में नियम पढ़े हैं, अगर उसके लिए वो व्यक्ति गलत ठहरा जाता है या सही ठहरा जाता है, तो वो अपने नियमों के लिए राष्ट्रीय आयोग को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख के, जो उसको आदेश मिला रहेगा उसके तारीख के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर में वो अपील कर सकता है कि जो मैंने लिखित कार्य दिया था या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो मैंने निर्देश दिया था वो सही है और वो उसको सही समझा जाए। इसके लिए वो 30 दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा। अब हम धारा 26 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 26 में लेखे और समपरीक्षा के बारे में बताया गया है। धारा 26 में लेखे और समपरीक्षा के बारे में बताया गया है। तो इसका पहला पॉइंट है, केंद्रीय प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं को एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा। अब हम धारा 27 के बारे में पढ़ेंगे। तो धारा 27 में वार्षिक रिपोर्टों आदि का प्रस्तुत किया जाना, जो वार्षिक रिपोर्ट होता है उसको और बहुत सारे नियमों को प्रस्तुत इसमें किया जा सकता है धारा 27 में। तो पहला पॉइंट है इसमें, केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप और ऐसे समय में जो विहित किया जाए पूर्व वर्ष में अपने कार्यकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट और अन्य ऐसी रिपोर्ट और विवरणियाँ तैयार करेगा जो निर्देश किया जाए, और ऐसी रिपोर्ट और विवरणियों की प्रतियों को केंद्रीय सरकार को अग्रेसित किया जाएगा। तो धारा 27 में वार्षिक रिपोर्ट आदि का प्रस्तुतिकरण के बारे में जानेंगे। तो इसमें कोई भी अगर वार्षिक रिपोर्ट होता है तो वो उस रिपोर्ट को वहाँ जाकर जमा कर सकता है, और इसको जमा करने के लिए वो अपने निर्देश किया जाए और ऐसी रिपोर्ट और विवरणियों की प्रतियों को केंद्रीय सरकार को अग्रेसित वो कर सकता है। आज हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद और अध्याय 3 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में पढ़ा। तो ये सारे धारा आप नोट करके रखिए फ्रेंड्स, अच्छा से पढ़िए इनको, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करके पढ़िए, ताकि अधिनियम संकलन में अगर धारा के विषय में कोई प्रश्न आते हैं तो ये सारे आपसे बन जाएं। और हम आगे धारा के बारे में आपको और पढ़ाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कौन कौन से धारा में हम किस तरह से अपील कर सकते हैं। लेखा और संपरीक्षा के बारे में हमने अभी पढ़ा और वार्षिक रिपोर्ट आदि के प्रस्तुत हमने किया। इसी तरह से हम और बहुत सारे धाराओं के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो हमारी इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और कौन कौन से टॉपिक से हम तैयारी करवाएंगे उसके बारे में हम सब आपको बताएंगे। हमारा पहला, सेकंड, थर्ड और ये तो बहुत सारे वीडियो हमने क्लियर कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये सारे वीडियो आप देखिए, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है वो हमें कमेंट करिए ताकि हम आपके कमेंट का जवाब दें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, तब हम जान पाएंगे कि आपको कौन सा चीज़ इसमें से कौन सा टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे टॉपिकों को आप नोट करते जाइए फ्रेंड्स, ताकि आपकी जो अधिनियम संकलन की तैयारी है वो अच्छी तरह से हो सके। और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको अधिनियम संकलन की तैयारी पूरी तरह से करवाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।